हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th जिसका सब्जेक्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 8 समझाऊंगी, जिसकी डेट है हमारे पास 23 जुलाई 2021। तो आज की वर्कशीट में हम लाइन सेगमेंट और रेस इनके बारे में जानेंगे और एंगल्स के बारे में भी जानेंगे। ये तीनों चीजें तो आप लोगों को पहले से पता होगी, है ना, कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होती है और रे क्या होती है। चलिए जल्दी से एक बार रिवाइज कर लें फटाफट से। देखो, आपके पास फर्स्ट यहाँ दे रखा है लाइन। अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स दैट हैज नो एंड पॉइंट। लाइन क्या है? एक स्ट्रेट पाथ है, मतलब कि कई सारे पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बनती है। और आपको पता है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, आप इसे दोनों ही साइड से जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर देखो कुछ ये पॉइंट्स हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर दो, ये आपकी लाइन बन गई। अभी आपको आगे से एक्सटेंड करनी है, बिल्कुल एक्सटेंड कर दो और पॉइंट्स एरो लगा दो, और इधर से भी एक्सटेंड करनी है, एक्सटेंड करो और एरो लगा दो। तो इसका ना कभी भी कोई एंड पॉइंट नहीं होता, तो आप लाइन को कभी भी मेजर नहीं कर सकते। अब बात आती है, हम जो स्केल से लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो तो हम मेजर करके ही ड्रॉ करते हैं, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। फिर वो कैसे करते हैं? तो वो आपकी जो आप स्केल से ड्रॉ करते हो वो आपकी लाइन नहीं होती है, वो आपकी लाइन सेगमेंट होती है। अभी हम उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। अ लाइन कैन बी नेम्ड यूजिंग 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन ए बी। तो देखो, लाइन को आप नाम कैसे दे सकते हो? एरो से, एरो जरूर बनाने हैं आपको लाइन में, क्योंकि यही एरो बता रहे हैं कि ये लाइन है। अगर आप एरो नहीं बनाओगे ना, डॉट बना दोगे, तो वो लाइन सेगमेंट बन जाएगा फिर, ठीक है ना। तो कैसे इसको हम डिनोट करते हैं? ए बी, हमने इसको नाम दिया है ए बी, और उस पे ऐसे छोटी सी एक लाइन का सिंबल बना देते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ए बी जो है वो हमारी लाइन है, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट हैज टू एंड पॉइंट, वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। देखो, लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन का एक पोर्शन है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये आपकी पूरी एक लाइन थी, इसमें से आपने इतना पोर्शन ले लिया, जहां मैंने दोनों डॉट लगाए, इतना पोर्शन, तो ये आपने इसको नाम दे दिया ए बी। तो जो ये इतना पोर्शन आपने लिया है ना, इसको अलग कर दिया और अलग करके यहाँ पर बना दिया, तो ये आपकी क्या बन गई? लाइन सेगमेंट। अब जो इनके दोनों साइडों पे डॉट लगे ना, इसका मतलब ये दोनों इसके एंड पॉइंट है। अब आप इसे आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते, और जब आप इसे आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो फिर आप इसे इजिली मेजर कर सकते हो स्केल से, है ना। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कोई ना कोई इसकी लेंथ होगी ही होगी। तो लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते। लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते, लेकिन लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो सेम वही, आप उसे नाम दे दो ए बी, लेकिन इस बार जो आप सिंबल बनाओगे ना, उस सिंबल पे आप ऐसे दोनों साइड डॉट लगाना। तो अब आपको अंतर पता चल रहा है? अगर मैं आपको सिर्फ ये दो सिंबल सिंबल बना के दे दूं, ऐसे लिख के ए बी और ए बी, उन पे सिंबल बना के, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें से लाइन कौन सी है और लाइन सेगमेंट कौन सी है। कर सकते हो ना, इसलिए ये सिंबल बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं रे पे। अ रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंडेड फॉर एवर इन अदर डायरेक्शन। कह रहा है कि रे, रे भी पता है लाइन का ही एक पॉइंट होता है, लेकिन इसका ना सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है, और दूसरी साइड से आप इसे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, जितना मर्जी चाहो। तो अगर मैं दोबारा से एक लाइन ड्रॉ कर दूं यहाँ पर, ठीक है, उसका मैंने यहाँ से यहाँ तक का पार्ट लिया, सिर्फ इतना पार्ट ले लिया, तो इस पार्ट को मैंने अलग बना दिया, तो ये मेरी बन गई रे। जिसमें आप देख लो, एक साइड तो डॉट है और एक साइड एरो है। डॉट का मतलब है वो इसका एंड पॉइंट है, और एरो का मतलब क्या है? आप उस डायरेक्शन से उसे कितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हो। तो फिर क्या आप रे को कभी मेजर कर सकते हो? जैसे आप लाइन सेगमेंट को कर सकते हो, लाइन को नहीं कर सकते, तो क्या आप रे को मेजर कर सकते हो? देखो, ये एक साइड से एक्सटेंड हो रही है और एक साइड से नहीं हो रही है, तो ये मेजर होगी। चलिए आज ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को ही दे देते हैं, ठीक है ना। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितने बच्चों को पता है कि हम रे को मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इन दोनों के कंसेप्ट को ही अगर आपने अच्छे से समझा है, तो उसी में से इसका आंसर निकल जाएगा। तो ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन आज जल्दी मिल गया है, होमवर्क क्वेश्चन है ना। कमेंट करके बताइएगा कि हम रे को मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रे को लिखेंगे कैसे? सेम वही, नाम दे दिया मैंने ए बी, लेकिन
इस बार जब मैं ए बी लिखूंगी ना, तो यहाँ पर एक साइड डॉट और एक साइड एरो ये वाला सिंबल बनाऊंगी, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि ए बी इस टाइम पे मेरी रे है। क्लियर? चलिए, सोचिए, जल्दी जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और पहले कमेंट कीजिए कि रे को हम मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जिनको आता है वो तो जल्दी से कमेंट कर ही देंगे, मुझे पता है ना। चलो, अब आगे आपसे कह रहा है, लुक एट द फिगर बिलो, लेबल देम एज लाइन, लाइन सेगमेंट और रे एंड नेम देम। फिगर देख के बताना है आपको कि ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है या रे है, और उनका नाम भी देना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, PQ, इसमें एक साइड डॉट है और एक साइड एरो है, देख के ही पता चल रहा है कि ये रे है ना। XY, इसमें दोनों साइड डॉट है, तो देख के ही पता चल रहा है कि ये मेरी क्या है, लाइन सेगमेंट, जिसको मैं मेजर कर सकती हूँ, है ना, क्योंकि इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। MN, एक सेकेंड, इसको पहले लिख देते हैं फिर सिंबल बनाते हैं। तो MN ये भी देख के ही पता चल रहा है, दोनों साइड एरो है, तो देख के पता चल गया कि ये लाइन है हमारी, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं। ठीक है, रे का तो मुझे आप बताने ही वाले हो कमेंट करके, बाकी दो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए, अब हम आते हैं एंगल पे। तो एंगल जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि एंगल होता क्या है। देखो, दो रे को मिला के ना एक एंगल बनता है। अब वो कैसे बनता है, देखो, यहाँ पर मैंने एक रे बना दी और यहाँ पर मैंने एक दूसरी रे बना दी, ये तो थी ना रे, एक साइड डॉट और एक साइड एरो। अब जब ये डॉट ये दोनों मिल जाएंगे, तो ये होती है उसकी कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, आप, और ये बन गई ना रे, तो ये मेरा बन गया एंगल। तो एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज और लाइन सेगमेंट मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट। टू रेज और लाइन सेगमेंट, तो इसका मतलब मैं दो लाइन सेगमेंट को भी मिला के एक एंगल बना सकती हूँ, बिल्कुल बना सकती हूँ। आप उसको ऐसे बना दो। लेकिन लेकिन अब इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस दोनों में ये है कि आप इसको यहाँ से तो एक्सटेंड कर सकते हो, कितना मर्जी बढ़ा सकते हो, जैसे ये था तो और एक्सटेंड कर दो, यहाँ से एक्सटेंड कर दो, फिर एरो लगा देना। लेकिन अगर आपने लाइन सेगमेंट से एंगल बनाया ना, तो आप उसे एक्सटेंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके दोनों साइड अब ये एंड पॉइंट्स लगे हुए हैं। बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद अब आपको यहाँ पर कुछ एंगल्स के बारे में बता रखा है, एक फिगर दे रखी है और उससे रिलेटेड बता रखा है। रीड करते हैं यहाँ से, लेकिन समझेंगे इसको अलग से, अभी समझेंगे, इसी वीडियो में ही समझेंगे पूरा कंसेप्ट। मैं आज आपको ये पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन का समझा दूंगी, फिर आप इन एंगल्स को कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए पहले रीड कर लेते हैं। When two lines or line segment intersect, the angles so formed have intersecting relation. In the given figure, figure 1, ये तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। देखो, आपसे वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं यहाँ पर बना के दिखाती हूँ। जब दो लाइन या लाइन सेगमेंट, तो दो लाइन की अगर हम बात करें, तो मैं इन दो लाइंस की बात कर लेती हूँ। ठीक है, जिसको मैंने नाम दे दिया ए बी और सी डी। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं, एक कॉमन पॉइंट पे आके यहाँ पर कट करती हुई जा रही है ना ये दोनों लाइंस, तो ये चार एंगल्स बनाती हैं, बन रहे ना, देखो चार एंगल। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं 1 2 3 4, ठीक है, तो जो इसमें सॉरी, जो इसमें अपोजिट एंगल्स होते हैं, एंगल 1 हो गया और एंगल 3, अपोजिट मतलब आमने सामने। जैसे मैं बैठी हूँ और आप मुझे देख रहे हो, हम आमने सामने है ना, तो उन्हें बोलते हैं अपोजिट, आमने सामने वाले जो होंगे। ठीक है, तो वो वाले जो एंगल्स होते हैं ना, वो मेरे हमेशा कहलाते हैं अपोजिट एंगल्स, या फिर आप ये कह सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये हमेशा क्या होते हैं, मेरे इक्वल होते हैं। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे ऐसे तो फिर 2 और 4 भी हो सकता है, वो भी तो आमने सामने है ऐसे, बस वो इस पोजीशन में है, हम लोग इस पोजीशन में। बिल्कुल सही सोचा, तो एंगल 2 और एंगल 4 भी आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और वो भी आपके इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट में आपको यही बता रखा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल का। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो, तो जो ये एंगल 1 और एंगल 2 बन रहे हैं, इन दोनों का सम ना हमेशा 180 होता है। क्यों? क्योंकि ये एक ही लाइन ए बी पे दो एंगल्स बने हुए हैं। ध्यान से देखो, आप ए बी वाली लाइन पे ही एंगल 1 और एंगल 2 बना हुआ है। तो जब भी एक ही स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं ना, उन सब एंगल्स का सम जो है ना, वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब और कोई एंगल हो सकता है, किसी और एंगल का सम 180 बिल्कुल हो सकता है। किन किन का हो सकता है? एक एंगल 2 का हो सकता है प्लस एंगल 3। अगर आप देखो, एंगल 2 और एंगल 3 जो है वो सी डी वाली लाइन पे बने हुए हैं।
तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। उसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 4 अगर आप देखो तो वो ए बी वाली लाइन के इस साइड बने हुए, इस वाली साइड, 1 और 2 इस वाली साइड बने हुए थे, ठीक है ना। तो ये भी आपके पास क्या होगा, 180। उसी तरीके से आप एंगल 1 और एंगल 4 देखो तो ये सी डी वाली लाइन के इस साइड बने हुए हैं, जबकि 2 और 3 इस साइड बने थे। लाइन के चाहे ऊपर बने एंगल चाहे नीचे बने एंगल, ठीक है, एक लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं ना उनका सम हमेशा ही 180 डिग्री होता है। क्लियर है, तो ये भी 180 डिग्री है। खाली ऐसे ही लिख दें, यहाँ तो मैंने एक रीजन लिखा ना वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ पर ऐसे ही लिख दें, नहीं, इन सबको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। तो जब भी एक स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है और रीजन में हम क्या लिखते हैं, लीनियर पेयर लिखते हैं। क्लियर, तो यही कंसेप्ट आपको यहाँ समझा रखा है, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे कंसेप्ट पे, जिसमें हमारे को बोला व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल इट गिव राइज टू सेवरल टाइप ऑफ एंगल्स एंड सम इंटरेस्टिंग रिलेशन इन द गिवन फिगर टू, ये वाली फिगर है, एल पैरेलल टू एम। देखो अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि दो पैरेलल लाइन को जब एक लाइन कट करती हुई जाती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। और जैसे ही आपको पता है वो लाइन जब दो पैरेलल लाइंस को कट करती हुई जाती है ना तो कुछ एंगल्स बनाती हुई जाती है, और उन एंगल्स के बीच में जो रिलेशन होता है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और इंटरेस्टिंग तो होता ही होता है, उसके साथ साथ ये जो कंसेप्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास इस बार आपको एनसीईआरटी में क्लास 9th में चैप्टर नंबर 6 जो है आपका लाइन्स एंड एंगल, उसमें आपको एक्सरसाइज 3.2 इसी टॉपिक के ऊपर मिलेगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो एक्सरसाइज नहीं की है तो एक बार उठा के देखिए एक्सरसाइज, हमने एक्सरसाइज कर रखी है, उसकी वीडियोस मैंने बना रखे हैं उसकी वीडियोस, तो मैं आपको लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देखिएगा। 6.2 के सारे ही क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर रिलेटेड है। तो कंसेप्ट को अब आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, फिर एक बार वो सारी पूरी 6.2 की वीडियोस देखिएगा और फिर खुद से कीजिएगा, तो आपका ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको जल्दी से कंसेप्ट समझा दूं क्या है। देखो क्या है कंसेप्ट हमारे पास, हमारे को ये कहता है कि जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं अगर उसको एक लाइन कट करती हुई जाती है तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो आप देख रहे हो जब ये लाइन कट करती हुई गई तो कितने सारे एंगल्स बना के चली गई, यहाँ पर 4 एंगल बना गई और यहाँ पर 4 एंगल बना गई, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 बना के गई ना 8 एंगल्स। अब इन 8 एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप है, कुछ ना आपस में ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और कैसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। चलो देखो एंगल 1 और एंगल 3 जो है, आप देखो ये अभी हमने पढ़ा था कि जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो उनके आमने सामने वाले एंगल्स जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं और इक्वल होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास जो ये वाली जो लाइन है ऊपर वाली एल वाली और जो ये टी वाली लाइन है इतनी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन ही तो है। तो 1 और 3 तो आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, तो ये तो इक्वल होंगे। फिर वही बात सेम चीज आपके माइंड में आई कि ऐसे तो एंगल 2 और 4 भी हो सकते हैं, आए ना कई बच्चों के माइंड में एंगल 2 और 4 भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। एंगल 2 और 4 भी आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। अब कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्या लाइन के ऊपर वाली लाइन में इंटरसेक्टिंग हो सकती है, नीचे वाली लाइन में नहीं हो सकती जो एम वाली लाइन है। बिल्कुल हो सकती है, ऐसा नहीं है ऊपर वाली में कोई पार्शियलिटी थोड़ी है कि ऊपर वाली लाइन अलग है नीचे वाली अलग है, दोनों ही सेम चीजें हैं। तो जब ऊपर हम वर्टिकली अपोजिट का कंसेप्ट लगा सकते हैं तो नीचे भी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब एंगल 5 और एंगल 7 भी वर्टिकली अपोजिट है ना। और एंगल 6 और एंगल 8 भी वर्टिकली अपोजिट है नहीं है वर्टिकली अपोजिट। तो चलो एक चीज तो हमें पता चल गई कि अगर मुझको एंगल 1 दे रखा है, मान लो मुझे एंगल 165 दे रखा है तो मैं एंगल 3 निकाल सकती हूँ, 65 निकाल सकती हूँ। उसी तरीके से अगर मुझे एंगल 2 दे रखा है तो मैं एंगल 4 निकाल सकती हूँ, 5 दे रखा है तो 7 निकाल सकती हूँ, 6 दे रखा है तो 8 निकाल सकती हूँ, है ना। एक चीज पता चल गई। चलिए अब आते हैं हम दूसरी चीज पे। दूसरा क्या कंसेप्ट है, वर्टिकली अपोजिट का क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखो तो एक अभी हमने और किया था लीनियर पेयर वाला, कि एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं वो लीनियर पेयर होते हैं, है ना। अब जल्दी से आप सबने फिगर में देखा और आप सबको पता चल गया कि इसमें लीनियर पेयर के कौन कौन से एंगल्स हैं, पता चल गया ना। तो लिख दूं मैं फटाफट, अब जो जो आप सोच रहे हो देख लो मैंने वही लिखा है या नहीं लिखा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 होगा क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे ही बन रहे हैं। उसी तरीके से एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 होगा इनका सम, और एंगल 8 प्लस एंगल 7 का सम 180 होगा, होगा नहीं होगा। रीजन में
में क्या लिख देंगे हम, लीनियर पेयर लिख देंगे। तो इसका मतलब अगर मुझे एंगल 165 पता था तो मैं एंगल 2 निकाल सकती हूँ। 180 में से 65 को माइनस करके निकाल दूंगी, एंगल 2 निकल जाएगा ना आसानी से। ऐसे ही एंगल 3 भी मुझे पता था 65 है, क्योंकि 1 और 3 तो सेम थे ना, वर्टिकली अपोजिट, तो फिर मैं एंगल 4 भी निकाल सकती हूँ, और एंगल 2 और 4 भी तो सेम ही थे। एक बार करके देखें, चलो ऐसा करते हैं, 180 में से 65 को माइनस कर लेते हैं तो 115 आएगा, तो एंगल 2 आ गया। अब आप देखो 2 और 4 तो इक्वल थे ना, वर्टिकली अपोजिट, आ गए ना इक्वल। और लीनियर पेयर से करोगे तब भी आंसर 115 ही आएगा, है ना इंटरेस्टिंग। हो गए दो चीजें क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इसको हटा देते हैं, फिर किसी दूसरे वाले रिलेशन से इसको निकालेंगे, ठीक है। एक बार ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो वर्कशीट के नीचे वाला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है आज का, वो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं एक आपके पास, हाँ पहले इससे पहले एक दूसरा कंसेप्ट बताती हूँ, फिर कॉरस्पॉन्डिंग अच्छे से समझ में आएगा। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, नाम से ही पता चल रहा होगा कि जब मैं इंटीरियर की बात कर रही हूँ तो अंदर वाले एंगल्स की बात कर रही हूँ, और जब मैं एक्सटीरियर की बात कर रही हूँ तो बाहर वाले एंगल्स की बात कर रही हूँ। पता चल रहा है ना, एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर, वही चीज है। तो इंटीरियर एंगल्स अगर आप देखो तो ये 4 एंगल्स है, एंगल 3 4 5 6। एक्सटीरियर एंगल आप देखो तो 4 एंगल्स है, 1 2 7 8, है ना। अब बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग की। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको पता है कौन से होते हैं, एक एक्सटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल। याद रखिएगा एक ही साइड का लेना है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, आप इसे ट्रांसवर्सल लाइन समझो, मेरे इस हाथ को, ठीक है। इसके इधर हमारे पास 4 एंगल बने हुए हैं और इसके इधर 4 एंगल्स बने हुए हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको इसी साइड वाले लेने हैं या फिर इसी साइड वाले लेने हैं, मिक्स मत कर देना, गलत हो जाएगा नहीं तो मिक्स कर दोगे तो, ठीक है ना। तो देखो एक एक्सटीरियर लेना है, एक इंटीरियर, याद रखना। तो एंगल 2 अगर आप एक्सटीरियर ले रहे हो तो इंटीरियर में लोगे एंगल 6। डी मत ले लेना, नहीं, एक ऊपर वाला लेना है, एक नीचे वाली लाइन का लेना है, ठीक है। तो एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6 दूसरा पेयर। अब तो आप बना लोगे एंगल 3 एंड एंगल 7, बन गया नहीं बन गया। उसके बाद एंगल 1 एंड एंगल 5, दूसरी साइड पे आ गई मैं, ठीक है। एंगल 4 एंड एंगल 8, तो ये सब है आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब मुझे एंगल 2 पता है, जो कि अभी मैंने निकाला था 116 निकाला, सॉरी 115 निकाला था ना। तो अब मैं एंगल 2 से एंगल 6 निकाल सकती हूँ या नहीं निकाल सकती, बताओ। इसको हटा दें जरा। तो ये मैंने 115 निकाला था, तो 2 और 6 तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो जब 2 115 है तो 6 भी 115 ही होगा, होगा नहीं होगा। अभी हमको एक और चीज पता थी कि 6 और 8 तो वर्टिकली अपोजिट एंगल थे नहीं थे, तो ये भी 115 आ गया। आप देख रहे हो, सिर्फ आपको एक एंगल पता था, एंगल 165 डिग्री, उससे आप कितने सारे एंगल्स निकाल चुके हो। और अभी तो सारे कंसेप्ट भी नहीं हुए हैं, कुछ कंसेप्ट रह गए हैं, ठीक है। अब एंगल 8 निकल गया, अब हमें पता है कि एंगल 8 और एंगल 4 तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी 115 होगा। फिर आप सोच रहे होंगे लेकिन एंगल 2 और एंगल 4 तो वर्टिकली भी है, तो आप कोई सा भी एंगल किसी भी रिलेशन से निकाल सकते हो, लेकिन आंसर दोनों ही तरीके से सेम आना चाहिए। आप चाहे वर्टिकली अपोजिट लगाओ, चाहे लीनियर पेयर लगाओ, चाहे कॉरस्पॉन्डिंग लगाओ, आंसर सेम ही आएगा। क्लियर यहाँ तक के कंसेप्ट। चलिए अभी और देखते हैं, वर्कशीट को बाद में ही देखेंगे, पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि हमें वर्कशीट सिर्फ कॉपी नहीं करनी है, समझ के कॉपी करनी है ना। तो 3 कंसेप्ट हमारे हो चुके हैं। अब आते हैं हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं उसको, क्योंकि अगर मैं नीचे मैंने किया तो फिर फिगर हमको नहीं दिखेगी ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो मैंने अभी आपको बताया था, अंदर वाले एंगल्स, और टोटल 4 ही एंगल्स हैं, 3 4 5 6। अब इसके नाम के आगे एक वर्ड जुड़ गया है ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेट का मतलब तो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, कैसे, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो ट्यूशन पढ़ते हैं ऑल्टरनेटिव डेज पे। MWF मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, TTS ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, तो एक एक दिन छोड़ के उसे तो आप ऑल्टरनेट बोलते हो। तो सेम यहाँ पर भी ऐसी है, एंगल्स के साथ भी आप एंगल्स में एक एक छोड़ के लिख दो। तो एंगल 3 4 छोड़ दो एंगल 5, एंगल 4 5 छोड़ दो एंगल 6। तो ये हैं आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है ये भी हमेशा आपके इक्वल होते हैं। तो अब आप कुछ एंगल इस कंसेप्ट से भी निकाल सकते हो, ठीक है।
चलिए अब हम बात करते हैं एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल, देखो मैंने आपको बोला था कि आप मेरे इस हाथ को ट्रांसवर्सल लाइन मानो, तो इसके इधर 4 एंगल्स थे और इसके इधर 4 एंगल्स थे, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल की मैं बात करूं तो इसके इधर इस वाली साइड पे 2 एंगल्स हैं, सिर्फ एक एंगल 3 है और एक एंगल 6 है, और इसके इधर भी 2 ही एंगल, एक एंगल 4 है और एक एंगल 5 है, ठीक है। तो जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना उनका सम जो है वो 180 होता है एक साइड वाले का। तो यहाँ वाले एंगल्स थे 3 और 4, तो 3 और 4 का सॉरी 3 और 6, तो 3 और 6 का जो सम होगा वो होगा 180, ठीक है। हम उन्हें को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं और इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं। और जो इधर वाले एंगल थे इस साइड वाले, वो थे मेरे पास 4 और 5, थे ना 4 और 5, तो 4 और 5 का सम कितना होगा 180। रीजन क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्लियर हुआ। तो अंदर जो एंगल्स बनते हैं एक साइड पे उनका सम 180 होता है, ऐसी दूसरी साइड पे जो बने उनका सम भी 180 होता है। क्लियर ये कंसेप्ट भी। चलिए अभी एक बारी वर्कशीट देख लें, बहुत देर हो गई ना वर्कशीट देखे हुए। चलो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ लिया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ लिया, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल नहीं समझा। जब इंटीरियर आ गया है तो एक्सटीरियर तो आ ही जाएगा। कैसे, 1 के साथ कौन सा लोगे 7, क्योंकि एक इधर वाला एंगल लेते हैं एक इधर वाला एंगल लेते हैं। 2 के साथ कौन सा लोगे 8, तो ये इक्वल होंगे, तो लो एक्सटीरियर एंगल भी क्लियर हो गया, है ना। और उसके बाद पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अभी समझा इधर वाले और इधर वाले, समझा नहीं समझा, क्लियर सारे कंसेप्ट। कहीं पर डाउट, वैसे तो होगा नहीं डाउट, फिर भी अगर आपको कहीं भी डाउट है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते, ठीक है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे क्या कहा जा रहा है, अब इन द गिवन फिगर 3 लाइन L पैरेलल टू M एंड N इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब आपको ये दे रखी है, ठीक है, आपको पैरेलल लाइंस दे रखे हैं, ये वाली है आपके पास L और M है, और N आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। देख लो 8 एंगल्स बन गए फटाफट से। एंगल 1, अरे हमने अभी एग्जांपल किया, हमने एंगल 165 लिया, तो हमारा एंगल 2115 निकला था, है ना। अब इन्होंने यहाँ हमें एंगल 1115 दे दिया है। हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ फॉलोइंग एंगल एंड मेंशन द रिलेशन यूज्ड। तो आपको ये एंगल्स निकालने हैं, तो निकाल सकते हैं। देखो अब तो आपको कंसेप्ट क्लियर है, मेरे साथ साथ आप खुद भी बता सकते हो, है ना। एंगल 1 और एंगल 3 तो इक्वल होंगे ना, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो मैं यहाँ पर लिखती रहती हूँ साथ साथ, ठीक है। आपको कॉपी में क्या करना है, फिगर ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, तो एंगल 3 मेरे पास आ जाएगा 115 डिग्री। रीजन में मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखूंगी, आप ये नाम पूरा लिखिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट फॉर्म मत यूज कीजिएगा, ठीक है। एंगल 2, तो एंगल 2 में लीनियर पेयर लगा देते हैं, 1 और 2 तो लीनियर पेयर है ना, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो 180 डिग्री होगा। क्यों भाई, क्योंकि ये हमारे पास लीनियर पेयर है। फिर वही शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, फुल फॉर्म लिखिएगा आप, ठीक है। तो एंगल 2 आपके पास कितना आ गया, 180 माइनस 115, माइनस कर दो तो 65 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एंगल 2 भी आपका निकल गया। रिलेशन लिखना था तो मैं ब्रैकेट में साथ साथ रिलेशन लिखती जा रही हूँ। पहले आप एंगल 2 वाला कीजिएगा, फिर 3 वाला कीजिएगा। फिर है एंगल 5, हाँ एंगल 5, ये ना एंगल 5 फिगर में देखो ये ना। तो कौन सा कंसेप्ट लगाएं, कॉरेस्पॉन्डिंग लगा दूं एंगल 1 और एंगल 5, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यही तो थे, एक इंटीरियर एंगल और एक दूसरी साइड वाली लाइन का एक्सटीरियर एंगल। तो 1 वाला अंदर बना हुआ है, 5 वाला बाहर बना हुआ है, तो मैं लगा सकती हूँ ना। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा, ठीक है। तो एंगल 5 कितना आ गया, 115 डिग्री आ गया। रीजन में हम यहाँ लिख देंगे कि हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। शॉर्ट फॉर्म कहीं मत यूज कीजिएगा, हम सब जगह फुल फॉर्म लिखिएगा। स्पेलिंग सारी यहाँ पर लिखी हुई ही है आपके पास, ठीक है। एंगल 8 पे आ गए हैं, चलो लास्ट एंगल 5 और 8, तो कैसे करूँ, लीनियर पेयर लगा दूं, लगा सकते हैं लीनियर पेयर हम यहाँ पर, तो चलो लीनियर पेयर लगा देते हैं। तो एंगल 5 प्लस एंगल 8 जो है वो 180 डिग्री होगा। रीजन में मैं क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे लीनियर पेयर है, तो एंगल 5 मेरे पास 115 डिग्री है, एंगल 8 मुझे नहीं पता, मुझे ही फाइंड आउट करना है वो। तो एंगल 8 आ गया मेरे पास 180 माइनस 115, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, एंगल 8 आप माइनस करोगे तो 65 डिग्री आ जाएगा। क्लियर हुआ, आसान था क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं होमवर्क क्वेश्चन पे। आप सोच रहे होंगे होमवर्क तो मैंने आज आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया था। क्या दिया था, आपको ये बताना था कि हम रे को मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, है ना। अब कई बच्चे तो वीडियो पॉज करके कमेंट कर चुके होंगे,
चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और, देखो कुछ एंगल्स तो यहाँ दे ही दिए निकाल के। एक एंगल मैं आपसे पूछती हूँ, आप बताइएगा एंगल 6 आपका कितना आया? रीजन के साथ बताइएगा आपने कौन सा कंसेप्ट यूज किया, ठीक है? तो जल्दी से देखिए एंगल 6 में कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, और कमेंट दोबारा से कमेंट कीजिए और इसका भी मुझे आंसर दीजिए। तो आज एक बच्चा मुझे 2 कमेंट करके करने वाला है, एक फर्स्ट वाले क्वेश्चन के आंसर के लिए, एक सेकंड वाले के लिए, ठीक है? वर्कशीट कंप्लीट हो गई हमारी, यहाँ पर आसान सी इंटरेस्टिंग वर्कशीट थी और बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट। वर्कशीट नंबर 9 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।